डियर स्टूडेंट्स, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 एग्जाम के लिए RSCRT उदयपुर द्वारा सुझाए गए प्रश्नों की श्रृंखला को हम हल कर रहे थे। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 30 तक के प्रश्नों को हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 31 से प्रश्न नंबर 40 तक के प्रश्न देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है कि संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में उसके व्यय और बचत को प्रतिशत में दर्शाता है। इस आलेख को देखकर बताइए कि यदि परिवार की मासिक बचत 3,000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या होगा। तो ध्यान से समझना, इसमें क्या दे रखा है। हमें एक पाई चार्ट दिया गया है जिसके अंदर विभिन्न चीज़ों पर हुए खर्च भी हमें दिए गए हैं। जैसे कि मकान किराया पर यहाँ पर 10% खर्च हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों की शिक्षा पर 15% पैसे खर्च हुए हैं। भोजन पर 25% हुआ है, कपड़ों पर 10% हुआ है, बचत कितनी हुई है उसकी 15%। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में मासिक बचत यानी महीने में जो बचत हुई है वो दे रखी है 3,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर बचत कितने प्रतिशत हैं? 15% बचत है जो कि हमें दी गई है 3,000 रुपये हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 15% जो बचत है वो किसके बराबर है? 3,000 रुपये के बराबर है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। तो देखो यहाँ पर कपड़ों पर कितना व्यय हो रहा है? कपड़ों पर 10% व्यय हो रहा है। तो हमें 10% की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अगर 15% की वैल्यू 3,000 रुपये है तो हम पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस 15 का भाग 3,000 रुपये में देंगे। अगर 3,000 में 15 का भाग हम देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 15 दूनी 30 और ये हो गया 200 रुपये। ठीक है, अब जब 1% की वैल्यू 200 रुपये आ गई तो कपड़ों पर कितना प्रतिशत व्यय हुआ है? 10%। तो 10% की जो वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 200 को 10 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार से हमारे पास जो व्यय प्राप्त हुआ है कपड़ों पर वो हुआ है 2,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। ठीक है, 2,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुनीता को अध्यापक ने 2 चित्र दिए। यहाँ पर जो 2 चित्र दर्शाए गए हैं आप देख सकते हो। सुनीता को एक अध्यापक ने ये 2 चित्र दिए। ठीक है, इन चित्रों को देखकर उसे बीजीय व्यंजक बनाने के लिए कहा जाता है। सुनीता ने 4 बीजीय व्यंजक नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार बनाए। इनमें से उस विकल्प को चुनिए जो सुनीता ने सही बनाया है। मतलब शिक्षक ने क्या करा, ये 2 चित्र दिए सुनीता को। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये जो एम है वो एम क्या है? इस चित्र में पंक्तियों की संख्या है। ठीक है ना, पंक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है? एम दे रखी है। और यहाँ पर जो स्तंभ है वो स्तंभों की संख्या कितनी दे रखी है? एन दे रखी है। तो यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक बना हुआ है वो बना हुआ है पंक्तियों की संख्या को गुणा किया जा रहा है स्तंभों की संख्या से, यानी m गुणा n, जो कि दर्शाता है इस चित्र के अंदर टोटल पॉइंट्स की संख्या, टोटल बिंदुओं की संख्या हमें दर्शाई गई है इस चित्र के माध्यम से। अब सुनीता को एक बीजीय व्यंजक बनाना है जो कि इस दूसरे वाले चित्र को देख के बनाना है और पहले वाले चित्र की तरह ही बनाना है। तो कैसे बनाएगी? दूसरे वाले चित्र में आप लोग देखोगे तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? m+2 और स्तंभों की संख्या कितनी दी गई है डियर स्टूडेंट्स? n+3। तो यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक बनेगा वो क्या बनेगा? इन पंक्तियों की संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा? इन स्तंभों की संख्या से, यानी m+2 किससे गुणा किया जाएगा? ये गुणा होगा n+3 से। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये है? ये तीसरे ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर स जो है उसके अंदर ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर स जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि सरिता कहती है कि जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो उसे हमें गुणा करना पड़ता है। यानी
यदि प्रति दर्जन केलों का मूल्य पी रुपए है, यानी उसने कुछ दर्जन केले खरीदे होंगे। दर्जन का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स? एक दर्जन में संख्या होती है 12। एक दर्जन में केलों की संख्या कितनी होती है? 12। चलो उसको छोड़ो, आप लोग यहां पर देखो, प्रति दर्जन केलों का मूल्य पी रुपए दिया गया है और स्कूल पिकनिक के लिए 1.5 दर्जन केलों की आवश्यकता है। मान लीजिए प्रति दर्जन केलों का मूल्य 2 रुपये कम होता है और पिकनिक के लिए 4 दर्जन कम केलों की आवश्यकता होती है, तो केले खरीदने हेतु कुल कितने रुपयों की आवश्यकता होगी? देखो, पहली स्थिति की हम चर्चा करते हैं। स्थिति पस्ट। स्थिति पस्ट में क्या हो रहा है, आप लोग देखोगे तो एक दर्जन केले का जो मूल्य है वो कितना दिया गया है? पी रुपए दिया गया है। ठीक है, अब स्कूल पिकनिक के लिए कुल 1.5 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 1.5 दर्जन के लिए कितने रुपए चाहिए उसको केले खरीदने के लिए? तो ये हो जाएगी P गुणा Z रुपए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं एक दर्जन केले 30 रुपए के आते हैं। एक दर्जन केले कितने के आते हैं? 30 रुपए के। और मान लेते हैं पिकनिक के लिए 5 दर्जन केलों की आवश्यकता है, तो 5 दर्जन केले कितने के आएंगे? देखो, एक दर्जन अगर 30 के आ रहे हैं तो 5 दर्जन आएंगे 5 गुणा 30, यानी ये कितने आ जाएंगे? 150 रुपए के आ जाएंगे। तो यहां पर देखो, जो एक दर्जन केले हैं वो अगर पी रुपए के आते हैं तो 1.5 दर्जन केले कितने के आ जाएंगे? पी गुणा 1.5 रुपए के। ओके, अब स्थिति 2 देखो, द्वितीय स्थिति जो है, स्थिति नंबर 2, उसमें क्या दिया गया है, उसमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझना। उसमें कहा गया है कि प्रति दर्जन केलों का मूल्य 2 रुपए कम होता है, यानी एक दर्जन का मूल्य पहले पी रुपए था, अब उन पी रुपयों में से 2 रुपए कम हो गया उसका मूल्य, यानी अब एक दर्जन केलों का मूल्य कितना हो गया? अब एक दर्जन केलों का मूल्य हो गया P माइनस 2 रुपए। ठीक है, और पिकनिक के लिए 4 दर्जन कम केलों की आवश्यकता होती है, मतलब पहले 1.5 दर्जन केलों की आवश्यकता थी, अब कितने केलों की आवश्यकता है? तो 1.5 दर्जन में से 4 दर्जन कम कर देंगे, यानी अब हमें आवश्यकता है 1.5 माइनस 4 दर्जन केलों की। ठीक है, तो अब इन 1.5 माइनस 4 दर्जन केलों को खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी? तो देखो, एक दर्जन के लिए P माइनस 2 रुपए की आवश्यकता होती है, तो 1.5 माइनस 4 दर्जन केलों के लिए हमें आवश्यकता होगी P माइनस 2 गुणा Z माइनस 4 रुपए। ठीक है, और ये कौन से ऑप्शन नंबर में है? ये ऑप्शन नंबर ब में है। देखो, ऑप्शन नंबर 2 यानी ब के अंदर ये हमारा जो रिजल्ट है वो है, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है कि रोहन को 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, 4x 5y 7z को गुणा करने के लिए दिया गया। उसने इस प्रश्न को 4 तरीके से हल किया। चारों तरीके दिए गए हैं यहाँ पे। देखो, पहले तरीके में तो उसने क्या किया, इस 4x को 5y से गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 7z से गुणा करा। ठीक है, देखो ये जो आपको कोष्टक दिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि पहले जो कोष्टक में दी गई जो राशियां है ना, जो कोष्टक में दिए गए बीजीय व्यंजक हैं, उनको पहले हमें गुणा करना पड़ेगा। उसके पश्चात जो रिजल्ट आएगा उसको हम इस 7z से गुणा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में उसने क्या किया, 4x और 5y को पहले गुणा कर लिया, उसके बाद में 7z से गुणा किया। इसके बाद में आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में उसने क्या किया, 5y और 7z को पहले गुणा कर लिया और जो रिजल्ट आया उसको 4x से गुणा किया। ऐसे ही आप लोग ऑप्शन नंबर 2 में देखोगे तो उसने क्या किया, तीनों को गुणा किया। ठीक है, एक जैसे तीनों को गुणा किया। ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग देखोगे तो उसने क्या किया, पहले ये जो बीजीय व्यंजक है इसके गुणांकों को गुणा किया।
यानी बीजीय व्यंजक में आप देख सकते हो ये चर से पहले जो आता है उसको गुणांक कहते हैं। तो उसने क्या करा, इन सभी गुणांकों को गुणा करा, फिर इसने चरों को गुणा करा। तो ये कह रहा है कि इन 4 तरीकों में से कौन से तरीका सही है। तो आप लोग देख सकते हो पहला तरीका और तीसरे तरीके की बात करते हैं अपन। तो आपने पढ़ा होगा एक सहचर्यता गुणधर्म, गुणन सहचर्यता गुणधर्म आपने देखा होगा। क्या होती है गुणन सहचर्यता? गुणन सहचर्यता इस प्रकार होती है, देखो कि अगर 3 चीजें हैं, जैसे 5 गुणा, जैसे यहाँ पर हम गुणांकों को ही ले लेते हैं, 4, 5 और 7 है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को गुणा करते हैं। तो पहले तो हमने क्या किया, 4 और 5 को गुणा कर लिया, और उसके बाद में हम इसको 7 से गुणा करेंगे। यानी 4 और 5 को जब हमने गुणा करा तो कितना आ गया, 4 पंजे 20, कितना आ गया 20। और अब 20 को 7 से गुणा कर रहे हैं, तो 20 को 7 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, मतलब 140। और अब सेकंड स्थिति में हम क्या करेंगे, 5 और 7 को पहले गुणा कर लेंगे, उसके पश्चात इसको 4 से गुणा करेंगे। तो देखो 5 और 7 को गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, और 35 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 चौक 20, हासिल का 2, और 4 ती 12, 12 तो 14, मतलब 140। इसका मतलब पहले किसी भी कोष्टक को आप लोग हल करो, यानी पहले 2 संख्याओं को गुणा करके बाद वाली को गुणा कर लो, या बाद वाली 2 संख्याओं को गुणा करके पहले वाली संख्या को गुणा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस गुणधर्म को बोलते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणन सहचर्यता का गुणधर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपस में बराबर है। ऑप्शन नंबर 2 तो है ही, तीनों को गुणा कर रहे हैं तो वो तो है ही सही। ऑप्शन नंबर 4 में देखोगे तो देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि पहले गुणांकों को गुणा किया गया है। अब देखो जो 4x दिख रहा है आपको, 4x का क्या मतलब है, 4x का मतलब है 4 गुणा x, ठीक है ना। इसी प्रकार 5y का क्या मतलब है, 5 गुणा y, और 7z का क्या मतलब है, 7 गुणा z। तो देखो ये भी आपस में गुणा में है, तो अगर इन 4, 5 और 7 को पहले गुणा कर लूं, एक्स वाई जेड को बाद में गुणा कर लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल सही हो गया, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर स। विकल्प नंबर स क्या है, 1, 2, 3 व 4 चारों ही सही है, यानी विकल्प नंबर स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझ। रोहित के पास एक समलंब आकार का एक खेत है जिसका क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। एक खेत की 2 समांतर किनारों के बीच की दूरी 15 मीटर है, और उनमें से एक किनारे की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समांतर किनारे की लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान से समझना, समलंब क्या होता है पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ध्यान से समझना, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में क्या अंतर होता है। समांतर चतुर्भुज में तो सम्मुख भुजाओं के दोनों ही युग्म समांतर होने चाहिए, लेकिन जो समलंब चतुर्भुज होता है उसकी क्या विशेषता होती है कि सम्मुख भुजाओं का अगर एक युग्म समांतर है तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, यानी यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर क्या दिया गया है, देखो सम्मुख भुजाओं का ये एक युग्म, एक तो ये वाला और एक दूसरा वाला, ठीक है। ये पूरा ब्लैक हो गया, यहां पर आप लोग देख सकते हो। पहले ये 20 मीटर वाला यानी ए बी भुजा, और दूसरा डी सी भुजा, ठीक है, ए बी और डी सी, ये दोनों भुजाएं जो है वो क्या है, ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। और देखो क्या दे रखा है हमें, इस खेत की 2 समांतर किनारों के बीच की दूरी। अब इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 15 मीटर हमें दी गई है, और उनमें से एक किनारे की लंबाई, यानी एक समांतर किनारे की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरे समांतर किनारे की लंबाई जो कि हमने x माना है, यानी डीसी का मान हमें ज्ञात करना है।
तो ध्यान से समझना, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। यानी ये जो समांतर भुजाएं हमें दे रखी है ना, एक 20 मीटर और 1 मीटर, इन दोनों का योग और गुणा उनके बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी हमें उससे गुणा करनी है। यह सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। देखो, समांतर भुजाएं एक तो 20 मीटर है, एक x मीटर हमने मानी है, जो हमें ज्ञात करनी है, यानी 20 + x। समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 20 + x, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर हो जाएगी। तो ये होगी 15 मीटर। ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो ध्यान से समझना, ऊपर वाले जो अंश में राशियां हैं ना, उनको एक साथ लिख देंगे, यानी 20 + x गुणा 15। ठीक है। बटा में क्या है? बटा में है 2, तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब प्रश्नानुसार देखो, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 480 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम, ये जो हमने निकाला है सूत्र के माध्यम से, इसको लिख देंगे 480 के बराबर। ठीक है। अब इसको अगर 480 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पर ये 2 किस में है? ये 2 भाग में है। जब इसका पक्षांतरण करेंगे, 2 को बराबर के दाईं तरफ भेजेंगे तो 2 किस में हो जाएगा? 2 हो जाएगा गुणा में। ठीक है। अब आप लोग देखो, यहाँ पे ये जो 15 है, 20 + x और 15 आपस में गुणा में है। जब इसका पक्षांतरण करेंगे, यानी 15 को दाईं तरफ भेजेंगे, तो 15 हो जाएगा भाग में। ठीक है। यानी 480 गुणा 2 तो पहले से ही यहाँ था, 15 इधर अगर आया तो वो हो जाएगा भाग में। ठीक है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो ध्यान से समझना, 15 को 480 में जब 15 का भाग देंगे तो हो जाएगा 32, और 32 को यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो हो जाएगा 64। अब ये 20 + x का वैल्यू 64 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? इस 20 को हम बराबर के दाईं तरफ भेजना पड़ेगा, यानी पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो 64 तो पहले से ही यही था, 20 को जब इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -20। तो x बराबर हो गया 64 - 20, यानी x बराबर हो गया 44 मीटर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 44 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है कि सीमा के घर के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। ठीक है। और इनमें से प्रत्येक विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। यानी जो टाइलें हैं ना, वो समान है, सारी टाइलें समान है, जिनके विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। अब देखो, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करवाने हेतु सीमा को कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? यानी कि एक वर्ग मीटर पर पॉलिश अगर हमें कराना चाहते हैं तो कितने रुपए लगेंगे? 4 रुपए लगेंगे। ठीक है। अगर 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराना चाहते हैं तो 4 रुपए लगेंगे। तो उन 3000 टाइलों पर पॉलिश कराने के कितने रुपए लगेंगे? तो हम क्या करेंगे, वो जो 3000 टाइलें हैं ना, उन सबका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, और एक टाइल के क्षेत्रफल को 3000 से गुणा कर देंगे तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो, यहां पर हमें दिया गया है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ठीक है। और हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यानी ये होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो, एक विकर्ण तो हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दे रखा है 45 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर 1/2, पहला विकर्ण 30 और दूसरा 45। इनको जब गुणा करेंगे, देखो 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, और ये 45 गुणा हो जाएगा, 15 और 45 को गुणा करेंगे तो 675 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पर पहला विकर्ण भी सेंटीमीटर में है और दूसरा विकर्ण भी किस में है? सेंटीमीटर में है। ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या आया? सेंटीमीटर का स्क्वायर आया। ठीक है। अब देखो, ये तो आया एक ईंट का क्षेत्रफल, और ईंटें कितनी है? 3000 है। तो 3000 समचतुर्भुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्या जाएगा? 3000 को एक टाइल के क्षेत्रफल से हम गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पर यह आया हमारे पास में 20,25,000। ठीक है, 20,25,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें मीटर स्क्वायर में इसे बदलना है। तो देखो ध्यान से समझना आप लोग, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी एक मीटर स्क्वायर में होता है 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है तो ये हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर। यानी अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में किसका भाग दे दें? किसका भाग दें? 10,000 का भाग दे दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? ठीक है, तो इसको ध्यान से, तो यहां पर हमने क्या किया, इसमें 10,000 का भाग दे दिया। ठीक है, यहां पर अगर हम 10,000 का भाग देंगे तो ध्यान से समझना क्या हो गया। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और यहाँ पर 5 के आगे दशमलव लग गया तो ये आ गया 202 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने के लिए 4 रुपए लगते हैं तो हमारे पास 3,000 टाइलों का क्षेत्रफल आ गया 202 मीटर स्क्वायर। उस पर पॉलिश कराने के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो 1 मीटर स्क्वायर के अगर 4 रुपए लगते हैं तो 202.5 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे? 202.5 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 810 रुपए। ठीक है, और ये जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 37 क्या कह रहा है कि सुमित के पास एक घनाभाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। वह इस बॉक्स को रंगना चाहता है। उसने पेंट के 1 लीटर से 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रंगने की क्षमता का उपयोग किया। यानी कि 1 लीटर में कितना पेंट कर रहा है वो? 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। ठीक है, तो सुमित को बॉक्स को पूरा रंगने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी? ध्यान से समझना, यहां पर एक घनाभ दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? यहां पर हमें एक घनाभ दिया गया है। ठीक है, घनाभ हमें दिया गया है तो ध्यान से समझना, यहां पर घनाभ की लंबाई हमें दी गई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब एल, चौड़ाई का मतलब बी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। यहां पर भी दिखाया गया है, देखो लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर जो हम इस घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस घनाभाकार जो बॉक्स है ना, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको याद रखना है। ठीक है, ये सूत्र होता है घनाभ के क्षेत्रफल का। तो अगर इस सूत्र में एल, बी और एच का मान रखेंगे तो यहां पर ध्यान से देखना, दो तो पहले से ही है। एल का मान 20, बी का मान 15, फिर बी का मान 15, एच का मान 10, एच का मान 10 और एल का मान 20, ये रख दिए। इनको जब सोल्व करें तो ये आ गया 300, ये आ गया 150, ये आ गया 200। इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ गया 650 और 650 को 2 से गुणा करेंगे तो 1300 आ गया। अब देखो तीनों सेंटीमीटर में है तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो पिछले वाले प्रश्न की तरह इसको भाग करना पड़ेगा 10,000 से। 10,000 से जब इसको भाग करेंगे तो देखो यहां पर आ गया 0.13 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने के लिए 1 लीटर पेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने के लिए कितने पेंट की आवश्यकता होगी? तो इस 10 का भाग हम जब देंगे ना 1 में, 1 लीटर में, तब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने के लिए पेंट आएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 1/10 लीटर। अब क्षेत्रफल तो कितना है हमारे पास में? 0.13 मीटर स्क्वायर। तो इसको रंगने के लिए कितने पेंट की आवश्यकता होगी? तो इसको हम गुणा कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने के लिए आवश्यक पेंट से, यानी 1/10 से गुणा कर देंगे 0.13 को। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ध्यान से समझना, 1/10 तो पहले ही है। ये जो 13 है ना 0.13, इसको लिख देंगे 13/100, दशमलव को हटा देंगे तो ऊपर तो आ गया 13 और नीचे आ गया 1000 लीटर। ठीक है, अब जब लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000 से 1000 कट जाएंगे
और ये आ जाएगा 13 ml, यानी 13 मिलीलीटर जो है वो पेंट की हमें आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर जो अ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 38 क्या कह रहा है कि सागर एक 22,000 लीटर क्षमता का गोलाकार पानी का टैंक खुदवाना, या गोलाकार नहीं है, बेलनाकार है, ठीक है, बेलनाकार पानी का टैंक खुदवाना चाहता है। इसके लिए वो टैंक के व्यास और गहराई के लिए कुछ अनुमान इस प्रकार लगाता है कि पहले पहले ऑप्शन में तो उसने सोचा कि टैंक का जो व्यास है वो 2 मीटर रख लेते हैं और गहराई 7 मीटर रख लेते हैं, तो उसकी क्षमता जो उसका आयतन है वो 22,000 लीटर आ जाएगा। दूसरा उसने अनुमान लगाया कि टैंक का तो व्यास तो 4 मीटर रह जाएगा, गहराई 1.7 मीटर रह जाएगी। इसी प्रकार तीसरा उसने अनुमान लगाया कि टैंक का व्यास तो 1 मीटर रह जाएगा और गहराई कितनी मीटर रह जाएगी, 28 मीटर। तो इन तीनों विश्लेषण के आधार पर हमें बताना है कि क्या ये तीनों सही है या गलत है, इनमें से कौन कौन से गलत है, कौन कौन से सही है। ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर हमें देखो एक बेलन दिया गया है, बेलनाकार जो है वो पानी का टैंक खुदवाना चाहता है। तो बेलनाकार ये देखो आप लोग समझ सकते हो, ये बेलन होता है इस प्रकार का, है ना। अब बेलन में क्या होता है, इसका जो आधार होता है ना, ये वृत्ताकार होता है आधार, जिसके अंदर आप लोग देखोगे ये जो व्यास होता है वृत्त का वो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, तो ये होती है आर, ठीक है। और इसका व्यास किसके बराबर होगा, 2 गुणा त्रिज्या के, तो व्यास बराबर हो गया 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है। व्यास हमें दिया गया है तो त्रिज्या हमें निकालनी है। अब देखो ये एच इसकी ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। दोनों वृत्ताकार जो आधार है उनके केंद्रों के बीच की दूरी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब बेलन का जो आयतन है वो आयतन क्या होता है, देखो समता का मतलब आयतन ही होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र याद रखना डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हमें अब देखो, अब इस सूत्र में आयतन निकालने के लिए हमें आर की जरूरत है और एच की जरूरत है। आर तो है ही नहीं, एच दे रखा है। अब आर कहां से निकालेंगे, देखो पहली कंडीशन में जो टैंक का व्यास दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, 2 मीटर। टैंक का व्यास यानी डी का मान दे रखा है 2 मीटर। गहराई यानी एच कितना दे रखा है, 7 मीटर। आर निकालेंगे तो आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। व्यास की आधी का मतलब d/2, डी है 2 मीटर, तो 2/2 यानी 1 मीटर क्या आ गया हमारे पास में त्रिज्या। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें मान रखेंगे तो पाई का मतलब तो होता है 22/7, आर का मान 1 है, आर स्क्वायर यानी 1 गुणा 1, आर गुणा आर मतलब 1 गुणा 1, एच का मान क्या है, 7 है, ठीक है। जब 7 से 60 कट जाएंगे यहाँ पे तो ऊपर कितना बच जाएगा, 22 मीटर क्यूब, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1,000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1,000 लीटर। तो यहां पर हो गया 22,000 लीटर। कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 22,000 लीटर। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, यानी उसका जो पहला अनुमान था ना कि टैंक का व्यास तो 2 मीटर ले लेते हैं और गहराई 7 मीटर ले लेते हैं, वो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा जो अनुमान है उसका क्या है कि उसने टैंक का व्यास तो 4 मीटर लिया और गहराई 1.75 मीटर ली। तो गहराई तो देखो 4 मीटर ली उसने, है ना, मतलब सॉरी व्यास तो कितना लिया उसने, 4 मीटर। अगर व्यास 4 मीटर ले लिया उसने तो व्यास डी बराबर 4 मीटर हो गया और एच गहराई हो गई 1.75, ठीक है, मीटर। त्रिज्या निकालनी है पहले की तरह ही, तो ये हो गई व्यास की आधी, तो ये 4/2 हो गई। 4/2 कितना होता है, 2 मीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर का मान कितना है 2, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणा 2 और एच का मान है 1.75। 22/7, तो यहाँ पर देखो आप लोग देखोगे 22 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 44 हो गए, 44 को 2 से गुणा करेंगे तो 88 हो गए। अब जब 1.75 में 7 का भाग देंगे तो ये हो गया 0.25, और 88 को जब 0.25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होता है, तो 22 मीटर क्यूब में कितना, 22,000 लीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब जो इसका सेकेंड अनुमान था वो भी बिल्कुल सही हो गया, है ना। इसमें भी 22,000 लीटर जो है समता का कुआं हो गया ये भी। तीसरा जो ऑप्शन है उसके अंदर उसने अनुमान लगाया कि टैंक का व्यास तो 1 मीटर होना चाहिए और उसकी जो गहराई है वो 28 मीटर होनी चाहिए। यहाँ पर भी हम त्रिज्या निकालेंगे तो वो आधे मीटर आ जाएगी और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे जब इसमें, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1/2, 1/2 और इसकी जगह 28।
आपस में गुणा करेंगे तो 11 × 2 यानी 22 मीटर क्यूब। यानी यहाँ पर भी जो आयतन जो आ गया वो आ गया 22,000 लीटर। यानी कि तीनों ही कंडीशंस में तीनों ही अनुमान उसके बिल्कुल सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ढूंढे? देखो तीनों सही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर स, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है कि यदि -3 की घात m+1 गुणा -3 की घात 5 बराबर -3 की घात 7 तो m का मान क्या होगा? ध्यान से समझना है यहाँ पे। देखो जब आधार समान होते हैं ना, ठीक है, आधार समान होते हैं तो उसकी जो घातें हैं वह आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब यहाँ ध्यान से समझना, हम ये इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो ये आधार क्या है? -7 -3। यहाँ पर भी आधार क्या है? -3। तो अगर आधार समान है और उनको गुणा कर रहे हैं तो इनकी जो घातें हैं ना m+1 और 5 ये आपस में जुड़ जाएगी। यानी आधार तो हो गया -3 और इनकी घातें जुड़ गई आपस में, तो हो गया m+1 + 5। और इधर क्या चल रहा है? -3, आधार की घात कितनी चल रही है? 7। इधर तो हो गया m+1 + 5 हो गया m+6 और इधर आ गया 7। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आधार तो दोनों तरफ समान है, लेकिन देखो इधर तो घात m+6 है, इधर 7 है। अगर ये दोनों बराबर है ना तो इनकी घातें भी समान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो m+6 किसके बराबर आ गया? 7 के। तो जब 6 को इधर लेके जाएंगे तो m का मान आ गया हमारे पास 1। यानी ऑप्शन नंबर सही हो गया बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 क्या कह रहा है? देखो एक पैटर्न समझना है हमें। क्या समझना है? इस पैटर्न के अनुसार इसको पूरा करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझना। आप लोग देखोगे तो 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? देखो 11 में कितने अंक है? 2। 2 अंक है ना, तो हम क्या करेंगे? मतलब 1 से गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 और 2। ठीक है, और वापस से रिवर्स से उल्टी गिनती कर देंगे स्टार्ट, यानी 2 के बाद कितना था? 1। तो 11 का स्क्वायर आ गया 1 2 1। इसी प्रकार 111 का स्क्वायर क्या आ गया? देखो ध्यान से समझना, इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक है ना। ठीक है, तो गिनती स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 3 तक, 1 2 3। फिर वापस रिवर्स में जाएंगे, उल्टी गिनती बोलेंगे तो 3 के बाद क्या आता है? 2 1। ठीक है, तो 111 का स्क्वायर आ गया 1 2 3 2 1, यानी 12,321। अब हमें ये देखना है कि ये क्या है, मतलब 1 2 3 4 3 2 1 ये किसका वर्ग है? तो देखो हमने यहाँ पर अगर 1 1 1 1 यानी 1111 अगर लिया, उसका वर्ग करा तो क्या करना पड़ेगा? कितने अंक है? 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, उल्टी गिनती बोलनी पड़ेगी वापस, 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है 1 2 3 4 3 2 1, ये किसका वर्ग हो गया? ये हो गया हमारे पास में 1111 का वर्ग। इसी प्रकार से ये देखो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये किसका वर्ग हो जाएगा? तो इसके अंदर कितने एक आएंगे? इसके अंदर 5 एक आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये गिनती 5 तक जा रही है, उसके बाद में वापस से उल्टी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एक आ जाएंगे? 5 एक। यानी यहाँ तो 4 एक आएंगे, यहाँ 5 एक आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है ये 4 एक और ये 5 एक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखते रहिए वीडियो, लेक्चर्स देखते रहिए। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, और आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियो लेके आएंगे, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।